गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह हिस्ट्री के अंतर्गत यह टॉपिक है। टॉपिक क्या है? 1857 का विद्रोह। आप लोग लिखते चले जाएंगे 1857 का विद्रोह। आप लोगों को नोट डाउन करना है, आप लोगों को लिखना है, राइट। 1857 का विद्रोह में हम लोग क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कारण। कारण यानी क्या कारण था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विस्तार। विस्तार का मतलब देखेंगे एक्सपेंशन, इसका फैलाव कहां से कहां तक हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि इसमें नेतृत्व करने वाले कौन थे, नेतृत्वकर्ता यानी लीडर्स कौन थे, कौन कौन से नेता थे, लीडर्स कौन थे, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका परिणाम देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, क्या परिणाम निकल कर आया, यह देखेंगे। और इसकी प्रकृति देखेंगे। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। एक एक करके हम लोग वन बाय वन हम लोग इसका स्टडी करेंगे। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, तो इसका नेचर देखेंगे, प्रकृति देखेंगे, और फिर देखेंगे लास्ट में कि आखिर यह फेल क्यों कर गया, यह असफल क्यों हो गया, असफल होने का क्या कारण था, यानी इसके फेल्यूर होने का क्या कारण था, असफलता का कारण, राइट। क्या कारण था कि यह फेल हो गया, असफल होने का, फेल होने का क्या कारण रहा। क्लियर? तो इस तरीके से टॉपिक है, इसके अंतर्गत इन सभी चीजों को पढ़ना है और यहां से वन बाय वन करके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दैट्स क्लियर। तो आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो नोट करते जाइए वन बाय वन। सारा टॉपिक आपको कंटेंट को नोट करना है और अकॉर्डिंग टू दैट, इसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, तभी प्रश्न को बना पाना सरल हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्या कारण था। पहले कारण को समझते हैं। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसके कारण को, कॉजेज को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, राइट। कितने कारण हैं? दो कारण हैं। कारण को दो भागों में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा कारण हो सकता है? तो पहला है हमारा, यहां देखिए, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण को कहा जाता है रिसेंट काउजेज, यानी कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण विद्रोह तुरंत हो गया। और दूसरा होता है परंपरागत कारण। परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल काउजेज। इसमें देखना है कौन सा ऐसा कारक है जिसके कारण यह विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का कोई तात्कालिक कारण नहीं है, बल्कि एक माहौल, एक वातावरण पहले से ही बनता आ रहा था, और उसी माहौल के कारण यह विद्रोह हुआ, राइट। तो देखिए दोनों अलग अलग हैं और दोनों से ही प्रश्न पूछा जाता है, तात्कालिक कारण और परंपरागत कारण। दैट्स क्लियर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 1857 के विद्रोह का दो कारण था। पहला था तात्कालिक कारण और दूसरा था परंपरागत कारण। ठीक है। अब हम लोग तात्कालिक कारण को समझते हैं कि तात्कालिक कारण में कौन सा ऐसा वजह था, कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसके कारण यह विद्रोह हो गया। तो देखिए एक राइफल का नाम आपको मिलेगा। एक राइफल था, इस राइफल को सिपाही लोग इस्तेमाल करते थे, और इस राइफल में पहले का जो राइफल था, उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम आप लोग को याद रखना है, ब्राउन बेस राइफल, राइट। यह ब्राउन बेस पुराना राइफल था।
आपको पुराना और नया नाम जानना है। पुराना राइफल का नाम है ब्राउन बेस, पुराना राइफल, ठीक है। यस सर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पुराने राइफल का क्या नाम था, तो आंसर करेंगे ब्राउन बेस नामक पुराना राइफल था, और इसके जगह पर एक नया राइफल लाया गया, एक नया राइफल, और उस नए राइफल का नाम था एनफील्ड्स राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड्स। यहां से आपका अलग प्रश्न पूछा जाएगा, एनफील्ड्स राइफल, राइट। ये एनफील्ड्स राइफल क्या है? यह नया था। एनफील्ड्स राइफल नया राइफल था, न्यू राइफल था, ठीक। प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि पुराने राइफल का क्या नाम था और नए राइफल का क्या नाम था। तो पुराने राइफल का नाम क्या देख रहे हैं? ब्राउन बेस राइफल था, और इसके स्थान पर नया राइफल लाया। नए राइफल का क्या नाम था? एनफील्ड्स राइफल, राइट। तो फिर ये राइफल विद्रोह का क्या, कैसे कारण बन गया, क्या वजह रहा होगा? तो एक्चुअली क्या है कि ये जो नया राइफल लाया गया, एनफील्ड्स राइफल, इसमें पहले कार्डिज, कार्डिज मैंने होता है गोली, तो बारूद को नली के अंदर डालना पड़ता था, और फिर लोहे के बार से इस तरह से उसको ऊपर से दबाना पड़ता था बार बार, तब वो गोली तैयार होता था, कार्डिज तैयार होता था, और फिर उसको फायर करना पड़ता था। अब सवाल यह है यहां पर कि यह जो कार्डिज है, यहां पर जो गोली का बारूद है, इसको मुंह से खोलना पड़ता था, ऐसे पकड़ के कैप निकालना पड़ता था। और एक अफवाह यह फैली या सच्चाई ही था कि उसका जो कैप है जिसमें बारूद भरी गई है, और इस बारूद भरे थैले में जो कैप लगा हुआ है, यहां जो खोलने वाला कैप है जिसको मुंह से खींचना पड़ रहा है दांत से, इसमें ढीला रखने के लिए, चूंकि कैप टाइट रहता है ना, तो इसको ढीला करने के लिए पहले तो चर्बी नहीं था, फैट नहीं था, ग्रीस नहीं था पहले, तो यहां चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। पोर्क एंड बीफ्स, गाय एंड सुअर, राइट। पोर्क एंड बीफ्स, बीफ्स माने सुअर, पोर्क मतलब गाय, तो पोर्क एंड बीफ्स, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था ताकि यह ढीला हो सके और कैप को बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से खींचा जा सके। यह बात जब सैनिकों के बीच फैल गई कि गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ है, तो देखिए यह क्या है, धार्मिक कारण बन गया। लोग इससे नाराज हो गए, हिंदू भी नाराज हो गए और मुस्लिम भी। क्यों? क्योंकि किसी को गाय धार्मिक, किसी के लिए गाय धार्मिक है, तो किसी के लिए सुअर का हत्या धार्मिक है। तो यहां पर क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भड़क गए, हिंदू प्लस मुस्लिम। यानी यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि यह जब विद्रोह हुआ होगा तो इसमें हिंदू भी होंगे और मुस्लिम भी शामिल होंगे। तो जी सर, बिल्कुल शामिल थे। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पूरी तरीके से इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, जिसमें दिखाइए कि एनफील्ड्स राइफल, एनफील्ड्स राइफल क्या था और ब्राउन बेस राइफल क्या था, और कैसे राइफल के कारण, उसमें कार्डिज डालने के कारण विद्रोह हो गया। बगल में आप देख रहे हैं कुछ फोटोज हर पेज में आ रहा है। ये फोटो उन क्रांतिकारी का है, उन वीरों का है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। ओवरऑल जो भी परिणाम निकलेगा हम लोग देखेंगे, लेकिन ये सारे जो हैं, ये सभी के सभी स्वतंत्रता सेनानी, ये सभी के सभी विद्रोह में शामिल होने वाले लोग 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। तो तात्कालिक कारण सिर्फ एक है, रिसेंट काउजेज सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसको हम लोग देख चुके हैं। राइट नाउ अब हम लोग आगे देखने वाले हैं तात्कालिक कारण के बाद दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं यह है हमारा परंपरागत कारण, राइट। परंपरागत, परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल काउजेज, यानी कि एक ऐसा कारण
जो पहले से ही चला आ रहा है, एक ऐसा विषय वस्तु जो पहले से चला आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं परंपरागत कारण। राइट, तो जी सर कंप्लीट। परंपरागत कारण में पहला है सैनिकों का भेदभाव यानी सैनिक कारण। एक एक करके समझाएंगे ना। सैनिक कारण को लोग कह सकते हैं सैन्य कारण। पहला, मिलिट्री वाले लोग नाराज थे, पहले से ही नाराज थे। दूसरा पॉइंट में क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट में सैनिक के बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल काउजेज, आर्थिक कारण। आर्थिक भी एक वजह था, रुपया पैसा का मामला भी एक कारण बनता है। तो आर्थिक कारण, लोग नाराज थे रुपए पैसे के कारण। और क्या हो सकता है पहले से, तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी एक पहलू है। समाज के लोग पहले से ही अंग्रेजों के कार्यकलाप से खुश नहीं थे, इनकी एक्टिविटी के कारण पहले से ही नाराज थे। तो सैनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, और एक और हम लोग डाल देते हैं धार्मिक कारण। यानी धर्म के मामले में भी कुछ अंग्रेजों ने ऐसा कर रखा था जिससे लोगों में नाराजगी थी। राइट, तो यहां देख लिए सैनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। ये तो पॉइंट हो गए इतना। कभी कभी डायरेक्ट फैक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि परंपरागत कारणों में कौन था, या दे देता है कि परंपरागत कारणों में ट्रेडिशनल कॉजेज में कौन शामिल नहीं था। कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं अब कि सैनिक कारण में क्या वजह रहा होगा। तो सैन्य कारण आप लोग हेडिंग बना लीजिए मिलिट्री कॉजेज, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, और इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट आएगा, जो तथ्य वाली बातें आएगी, जहां से प्रश्न पूछा जाएगा, उसको भी हम लोग वन बाय वन करके नोट करते चले जाएंगे। तो आइए सैनिक कारण को पहले समझते हैं। देखिए सैनिक कारण में दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि सैनिक यहां पर अलग अलग समुदाय के थे। जैसे हिंदू भी सैनिक हैं, मुस्लिम भी सैनिक हैं, सिख भी सैनिक हैं, राजपूत भी सैनिक हैं। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि सैनिकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सैनिकों के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कैसा भेदभाव, तो निजी स्तर पर भेदभाव, यानी कि इन लोग को नीचा दिखाया जा रहा है। जो भी भारत के सैनिक हैं, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट का हो, या सिख रेजिमेंट का हो, या मराठे रेजिमेंट के हो, इनको इन लोग नीचा दिखा रहा है। और बैरेक में, बैरेक का मतलब होता है, बैरेक का मतलब होता है ऐसा जगह जहां सैनिक रुकते हैं, जहां सैनिक रुकते हैं, जहां छावनी बनाते हैं, इसको बैरक कहा जाता है। छावनी या बैरक। कभी कभी एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया कि बैरक क्या है, तो बैरक छावनी है। मतलब जहां मिलिट्री वाले रह रहे हैं उसको बैरक कहा जा रहा है। तो इस बैरक में अंग्रेज सैनिक भी हैं और भारतीय सैनिक भी हैं, और इनके साथ बड़ा निम्न काम करवाया जा रहा है। निम्न काम मतलब जैसे खाना बनाने के लिए कहा है, खाना बनाओ मेरे लिए, राइट, मेरे लिए क्लोथ, कपड़े साफ करो। तो जब ये सैनिक है और एक सैनिक दूसरे सैनिक पर यह दबाव बनाएगा कि मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए कपड़े बनाओ, कपड़े साफ करो, और एक ही काम के लिए, दोनों सेम काम के लिए बहाल हुए हैं, तो फिर क्यों करेगा आपका ऐसा काम। तो इस बात को लेकर सैनिक काफी नाराज थे। तो यहां पर क्या पॉइंट बना, भेदभाव, यानी निम्न कार्य को, निम्न कार्य, एक खाना बनाना, कपड़ा, एक क्या हो रहा है, निम्न कार्य हो रहा है। अपने लिए बनाता तो कोई बात होता है, बलपूर्वक बनवाया जा रहा है, जबरदस्ती कि तुमको करना ही पड़ेगा। तो निम्न कार्य करने पर मजबूर किया गया, लो लेवल वर्क करने पर मजबूर किया गया, इन लोग को एम्फैसिस किया गया, जिसके कारण सैनिकों में नाराजगी थी। सैनिक पहले से ही थोड़ा डिस्टर्ब थे, लेकिन मौका मिल गया उनको कहां, राइफल वाली घटना में। ब्राउन बेस नामक राइफल के जगह पर जैसे ही नया राइफल एनफील्ड राइफल लाया, वहां पर इनको मौका मिल गया। एक कारण तो हम लोग देख लिए
सैनिक कारण में। अब इसको नोट कर लिए आप लोग, निम्न कार्य वाला आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। अब निम्न कार्य के बाद दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो यहां पर हम लोग अगर चाहेंगे तो ऐसे कोडिंग कर सकते हैं, निम्न कार्य। और निम्न कार्य के अंतर्गत क्या हुआ आपको दिखा दिए। दूसरा हम लोग जो मेजर पॉइंट ले रहे हैं यह है वेतन। वेतन, उसके बाद हम लोग लेंगे भेदभाव। तो बोलिए सर निम्न कार्य में भेदभाव तो दिखाई दिए, लेकिन एक भेदभाव और दिखाएंगे, जो ऐसा भेदभाव होगा जिसमें डायरेक्ट प्रहार किया जाएगा, डायरेक्ट इम्फेसिस किया जाएगा, बातों से आहत किया जाएगा। तो अब देखिए, अगर आप एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों सैनिक हैं और सिपाही हैं या सैनिक हैं, और एक को वेतन अधिक मिल रहा है और एक को वेतन कम मिल रहा है, काम समान है लेकिन वेतन अलग अलग है, तो बताइए नाराजगी होगी कि नहीं होगी। तो सर बिल्कुल होगी। तो अगर भारत का सिपाही है तो उसके लिए वेतन है मात्र 7 रुपए। भारत के सिपाही को, भारत का जो निवासी है, भारत का जो निवासी है और उसका जो सिपाही है, उसको मात्र 7 रुपये दिया जा रहा है, उसको मात्र 7 रुपया वेतन दिया जा रहा है। जबकि उधर अगर अंग्रेज सिपाही है, अंग्रेज सिपाही है, तो उसी काम के लिए अंग्रेज सिपाही को 60 रुपया वेतन दिया जा रहा है, 60 रुपये वेतन दिया जा रहा है अंग्रेज को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई भी नाराज हो जाएगा। गैपिंग देख रहे हैं, 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर हो जा रहा है। तो सैनिक इस बात को लेकर काफी नाराज थे कि हम लोग का वेतन इतना कम क्यों, जबकि काम बराबर है या काम हमसे ज्यादा लिया जा रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे थे भेदभाव पर। भेदभाव में क्या देख रहे हैं कि इनके साथ कुछ ऐसा डायरेक्ट डीलिंग हो रही है बातचीत में जो गुस्सा का कारण बनेगा। जैसे भारतीय सैनिक को अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सैनिक ब्लैक डॉग, बड़ा अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, काला कुत्ता, ब्लैक डॉग कह दे रहा है इसको। अब स्वाभाविक है कि अब ब्लैक का मतलब यह नहीं है कि जो देखने में काला उसको कह रहा है, नहीं, जो गोरा है उसको भी काला कह रहा है। तो यहां काला का मतलब जो भारत का है, भारत का चाहे गोरा रहो, चाहे भारत का सांवला रहो, चाहे भारत का दूधिया रंग का रहो, मिल्की व्हाइट रहो, वो काला ही कहलाएगा। तो ये ब्लैक डॉग है, इंडियन को ऐसा कह दिया। अब स्वाभाविक है कि अगर इस प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो शुरू से गरिमा पूर्वक जीवन जीते आए हैं वे तो आहत हो जाएंगे, बिल्कुल आहत होंगे। तो ये एक कारण बना, ठीक है, बातों वाला कारण। उसके बाद अभी और देखेंगे, हम लोग देख रहे थे कि भारतीय सैनिकों के लिए भेदभाव बढ़ता जा रहा था, उसके साथ एक ऐसा व्यवहार जो अमानवीय व्यवहार था। यानी कि हम लोग क्या देख रहे थे कि भारतीय सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था और साथ ही साथ आर्थिक असंतुलन भी बनाया जा रहा था। जैसे हम लोग देख रहे थे कि भारत के सैनिक पहले जो पत्राचार करते थे, यानी अगर कहीं पत्र भेजना है, लेटर भेजना है, तो पत्र भेजने के लिए इनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस समय क्या हुआ कि एक नियम बनाया गया, इस नियम में कहा गया कि आपको डाक टिकट चिपकाना पड़ेगा, 2 पैसा का डाक टिकट। यानी कोई भी भारत का सिपाही यदि लेटर भेजना चाह रहा है कहीं पर, तो इसके लिए अब उसको पैसा देना पड़ेगा। पहले पैसा नहीं देना था, पहले यह क्या था, मुफ्त था, फ्री था। तो जरा सोचिए, कोई चीज जब मुफ्त हो, फ्री में हो और अचानक से उस पर आप पैसा लगा देंगे,
तो वह क्या होगा, नाराज तो हो गए, लोग नाराज होंगे उसके लिए। तो जी सर बिल्कुल नाराज हो गए। 2 पैसे का डाक टिकट जारी करना है और उसको चिपकाना है भारतीय सैनिकों को, तभी लेटर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां से पूछे कि ये डाक टिकट जारी कौन किया, तो यह डाक टिकट जारी किया है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। इसका टाइम हम लोग आगे बात करेंगे। 1848 से 1856 तक था, देखिएगा, राइट। यानी कि विद्रोह कब हुआ है, 1857 में। तो 1857 में जब विद्रोह हुआ, उस समय यह गवर्नर नहीं था। लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर नहीं था, बल्कि उससे पहले का था। लेकिन थोड़ा सा पहले है, देख रहे हैं ना, 56 में जा रहा है, यानी बहुत कारनामा करके जाएगा ये, राइट। ऐसा कारनामा करके जाएगा कि कहीं ना कहीं परंपरागत कारण में, ट्रेडिशनल काउजेज में इसका नाम आ जाएगा। तो एक नाम तो यही चिपक गया आके कि लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी किया, और यह डाक टिकट सैनिकों के बीच बहुत बहुत असंतोष का कारण बना, बहुत बड़ा असंतोष का कारण बना। और सैनिक रेबेल करने के लिए, विद्रोह करने के लिए कहीं ना कहीं पहले से ही मन बनाकर बैठे हुए थे। बस एक मौके की तलाश थी, जो मौका इनको एनफील्ड्स वाला राइफल में मिल गया, पोर्क एंड बीफ्स, गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस के कारण। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसा अभी हम लोग देखे लॉर्ड डलहौजी, यहां से ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न यहां से अलग से भी जुड़ा हुआ है। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि डाक टिकट किसने जारी किया, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है, और आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है यहां पर, 1848 से 1856, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय क्या लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था, तो बोलेंगे सर नहीं था, 1857 में तो नहीं था। तो फिर इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर था, यही गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। मैक्सिमम बच्चा लोग जो नहीं समझा है, लॉर्ड डलहौजी को टिक लगा देता है, क्योंकि फेमस नाम है। ऐसे नहीं करना है आपको। 1857 के समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 में एक गया, डलहौजी गया और यह आया, राइट। और जनरली 5 साल रहने का कॉन्सेप्ट था गवर्नर को, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रह गया था। तो 1856 से लेकर 1862 तक गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, राइट। तो आप देख रहे हैं 56 के बाद 57 आएगा ना, बिल्कुल आएगा 1857। तो 1857 के समय गवर्नर कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग, और 56 में ही आ गया है। लॉर्ड कैनिंग भी एक ऐसा नियम बनाया 56 में ही, कब नियम बनाया, 1856 में। इसके जाते जाते, लॉर्ड डलहौजी के जाते जाते ही आया। अभी विद्रोह शुरू नहीं हुई है, 56 अभी चल ही रहा है। और 1856 में 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक नियम बनाया गया सैनिकों के लिए, और बहुत ही खतरनाक नियम था। इसका नाम था सामान्य, आप नोट कर सकते हैं, सामान्य जनरल सर्विस, सामान्य सेवा, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, राइट। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इसके लिए
इंग्लिश में है जनरल सर्विस। जनरल सर्विस, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इनलिस्टमेंट इनलिस्टमेंट एक्ट। अब इनलिस्टमेंट का मतलब होता है भर्ती, ठीक। सर्विस मतलब सेवा, जनरल माने सामान्य, एक्ट माने अधिनियम। आ गया ना, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कब बना? 1856 में। डेट भी पूछा जाता है, तारीख भी पूछ लिया जाता है। और यह अधिनियम किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किसने चलाया या किसने बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग टिक लगाइएगा। और डाक टिकट किसने चलाया? तो लॉर्ड डलहौजी टिक लगाइएगा। क्लियर? तो इस अधिनियम में आखिर क्या था कि इतना बवाल हो गया? इस अधिनियम में यह था कि भारतीय सैनिकों को नौकरी करने से पहले एक लेटर पर शपथ पत्र लिखना पड़ता था। उस शपथ पत्र में लिखा होता था कि आपको नौकरी करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। भारत से बाहर आपको अफगानिस्तान भेज देंगे, भारत से बाहर आपको बर्मा भेजा जाएगा, भारत से बाहर श्रीलंका भेज देंगे, भारत से बाहर सिंगापुर भेज देंगे। जहां जहां अंग्रेजों का कॉलोनीज था वहां कहीं भी आपको नौकरी करने के लिए भेजा जा सकता है। अब भारतीय सैनिक गरीब थे, सिपाही में भर्ती इसलिए हो रहा है कि गरीब है, तो मजबूरी में हस्ताक्षर करके साइन करके दे दिया। तो बोली सर इसमें नुकसान ही क्या है? भारत की जगह पर अफगानिस्तान नौकरी कर लेगा, आप दूसरी जगह चला जाएगा, बर्मा चला जाएगा, म्यांमार नौकरी करने चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? होगा। भारतीय धर्म के अनुसार, भारतीय धर्म के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति सैनिक भारत से बाहर, जैसे भारत से बाहर बर्मा चला गया यानी म्यांमार चला गया, राइट, भारत से बाहर म्यांमार या बर्मा चला गया, और इसी का नाम है, बर्मा को ही म्यांमार कहते हैं, और वहां नौकरी कर लिया, या अफगानिस्तान चला गया वहां से नौकरी कर लिया, और जब नौकरी करके वापस आएगा भारत में, तो यहाँ के लोग इसको धार्मिक रूप से भ्रष्ट मानेगा, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।